हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अलविदा प्रणबदा। प्रणबदा, आप जहां रहें, जैसे रहें, हमेशा जैसे आप मुस्कुराते रहे, वैसे आगे भी आपका जीवन उसी मुस्कुराहट के साथ, आपकी आगे की यात्रा वैसे चलती रहिए। एबीपी न्यूज की दुआएं हैं आपके साथ के लिए। आपको बता दें, एबीपी के खास कार्यक्रम में कोलकाता में प्रणबदा ने शिरकत की थी। ये वो तस्वीरें हैं एबीपी आनंदों के कार्यक्रम की। कुछ साल पहले की तस्वीरें हैं। शेरे बंगाली पुरस्कार से उनको नवाजा गया था और ये तस्वीरें आपको वहीं की उसी वक्त की दिखाई दे रही हैं। बंगाल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से एबीपी ग्रुप ने प्रणबदा को सम्मानित किया था। एबीपी ग्रुप के साथ प्रणबदा के संबंध बहुत ही खास रहे हैं। प्रणबदा का जाना एक तरीके से एबीपी ग्रुप के लिए भी निजी तौर पर नुकसान है। और ये तमाम तस्वीरें हैं प्रणबदा के दादा का आखिरी इंटरव्यू भी अगर आपने कहीं देखा तो वो एबीपी न्यूज पर ही देखा, जब वो अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच में जब उनको भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको भारत रत्न से नवाजा, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और जैसे ही प्रणबदा के निधन की खबर आई, उनके स्वर्गवास की खबरें आई, आप देख सकते हैं तिरंगे को हाफ मास्ट आधा फहराया गया है। राष्ट्रीय शोक की निशानी है ये। देश में इस वक्त राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया है। सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया। मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। मैंने जब गुरु पूर्णिमा की तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैंने उनको एक स्लेट भेंट की और उनको वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राष्ट्रनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। टुडे द कंट्री इज मोर्निंग द डेथ ऑफ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। तो सुना आपने प्रकाश जावड़ेकर को। तमाम बड़े बड़ी शख्सियत लगातार हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, प्रणबदा के बारे में अपने अनुभव को शेयर करते जा रहे हैं। हर बड़े व्यक्ति का रिएक्शन आपने सुना। अब कुछ पत्रकार साथियों की बात करते हैं जिन्होंने प्रणबदा को बहुत नजदीक से देखा, उनके कार्यकाल को काफी नजदीक से कवर किया। ऐसी शख्सियत दिबांग है जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिबांग से हम बात करते हैं। दिबांग, प्रणबदा के बारे में आपकी यादें, क्योंकि जैसा कि अभी प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे थे और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वो एक शिक्षक थे, मेरी याद में तो वो एक कड़क शिक्षक थे, बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर। वो डांटने में संकोच नहीं करते थे। कम से कम 2 या 3 बार तो मैंने भी उनसे डांट खाई है। हाँ, पर सुमित, मेरा ऐसा अनुभव नहीं था। मैं उन्हें काफी समय से मैंने बहुत लंबे समय से उनके इंटरव्यू किए। बल्कि मुझे याद है कि 2 इंटरव्यू मैंने उनके चित्तरंजन पार्क में घर से एयरपोर्ट जाते हुए किए। जी दिबांग, आपको, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद दिबांग का कनेक्शन चला गया है। दिबांग से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिबांग, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी आप बोलिए, आपका सिग्नल चला गया था, बोलिए, कंप्लीट करिए। तो मैंने जो इंटरव्यू किए सुमित, उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कोई मुश्किल हुई हो। और मैंने काफी इलस्ट्रेटेड वीकली के जमाने से उनके इंटरव्यू किए। और 2 बार तो इंटरव्यू ऐसा हुआ कि मैंने उनसे चित्तरंजन पार्क में जो उनका घर था वहां से एयरपोर्ट जाते हुए किए।
और एक बार क्या हुआ कि उनके जो ड्राइवर थे वो लगातार रेड लाइट जंप कर रहे थे। जब वो उतर गए तो मैंने उनसे पूछा, भाई रेड लाइट क्यों जंप कर रहे थे? उन्होंने कहा कि रेड लाइट का फाइन होता था, शायद 60 रुपए होता था। कलकत्ता की टिकट साहब की 2000 रुपए की। तो अगली बार जब उनसे इसी तरह से गाड़ी से इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनको ये बात बताई, तो खूब हंसे वो और उन्होंने कहा कि ये इसको मंत्रालय का असर हो रहा है। अभी जो सुमित आप ये जो बात कर रहे थे इससे पहले उनके प्रधानमंत्री बनने की, उसके बारे में उन्होंने आपको आवाज आ रही है? जी आ रही बिल्कुल कंप्लीट करिए। उसके बारे में एक बड़ी एक मन में उनके कसक थी इस बात की, और बड़ी एक रोचक घटना का उन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि जब ये राष्ट्रपति का नाम चल रहा था बनाए जाने का, तब सोनिया गांधी ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आप कोई राष्ट्रपति पद का नाम सुझाइए। तो उनको ये लगा कि मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बनेंगे और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसकी उन्होंने 2 वजह बताई, और इन्होंने इसके बारे में अपनी किताब में बड़े विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी वजह इसकी है कि भाई एक तो ये कि सोनिया गांधी को ये बड़ा भरोसा था कि ये संकट मोचक हैं, पार्टी के संगठन को एकदम मजबूती से रखते हैं। दूसरा, उनको ये भी पता था कि सोनिया गांधी ने छुट्टियों के दौरान ये सोचा था कि भाई अगर ये मनमोहन राष्ट्रपति बनते हैं, प्रणब प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा। तो दिबांग माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंसारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणब दा हम सबके बीच नहीं रहे, भारत रत्न प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे, क्या कैसे याद करना चाहेंगे हामिद सर आप? नहीं, बहुत जमाने से उनको जानता था, जब वो मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। उसके बाद जब मैं चेयरमैन राज्यसभा बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना, हर उसमें उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे और बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप थी। कितना बड़ा लॉस है भारतीय राजनीति को और खासकर कांग्रेस पार्टी को, जिनके लिए जहां तक मैं जानता हूं हामिद सर, प्रणब दा को कांग्रेस पार्टी का कहते थे कि उनको पूरा का पूरा संविधान कंठस्थ है। हाँ, वो था। बहरहाल उनको रिटायरमेंट के बाद तो वो जरा एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे, मगर उनका सलाह मशवरा हमेशा था और उससे फायदा होता था, इसलिए कि बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत जानते थे, हर सिचुएशन को उन्होंने देखा था। जी शुक्रिया हामिद साहब। बहुत नुकसान हुआ सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति इस वक्त बात कर रहे थे एबीपी न्यूज पे, अपने संवेदना जताते हुए प्रणब दा के अंतिम उनके स्वर्गवास पर। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय शोक 7 दिन का होगा, इसके बारे में औपचारिक तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से घोषणा हो गई है। इसीलिए हमने आपको तिरंगे की तस्वीर दिखाई थी संसद भवन में, और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जो तिरंगा लगा है वो आधा झुका दिया गया था। प्रणब दा के सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। देश के राष्ट्रपति रह चुके, भारत रत्न जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उससे उनको नवाजा गया हाल ही में। और इसके अलावा वो देश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों के कामकाज उन्होंने संभाला। रक्षा मंत्री के तौर पर ही प्रणब दा को हमने देखा। जयंतो दा हमारे साथ हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। जयंतो घोषाल का भी काफी नजदीकी संबंध रहा है एबीपी ग्रुप के साथ। जयंतो दा, मैं जानता हूं जब यूपीए की सरकार चल रही थी और प्रणब दा सबसे बड़े आप कह लीजिए कि वो ट्रबल शूटर थे, संकट मोचक थे उस वक्त की उस कोएलिशन की सरकार की। आपने बहुत नजदीक से प्रणब दा को देखा, उनके काम करने के तरीकों को देखा। कोई एक घटना जो आप सुना सके, कोई एक एक्सपीरियंस जो आपको हुआ हो जब प्रणब दा की राजनीतिक कुशलता की वजह से सरकार पर आई मुसीबत टली हो? देखिए, प्रणब मुखर्जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कम से कम 30 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड प्रणब मुखर्जी को किया गया था। और प्रणब मुखर्जी को इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उस समय गम हम लोग बोलते थे,
कारण यही था कि क्राइसिस जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है वो प्रणब बाबू को करना है। प्रणब बाबू को एक ही बार जिंदगी में गलती जो प्रणब बाबू मानते थे किए थे, वो राजीव गांधी जब मिनिस्टर नहीं किए थे, गुस्से में नई पार्टी किया था और कभी कांग्रेस छोड़ के एक ही बार गए थे और वापस भी आ गए थे। मैं उस समय से जानता हूं, 1987 से मेरा परिचय था और ऐसे बहुत लोग प्रणब बाबू को जानते हैं। ऐसे नहीं है कि हम तो पत्रकार के नाते एबीपी में बहुत दिन हम काम किए थे। आनंद बाजार पत्रिका प्रणब बाबू सबसे पहले जहां भी रहे सबसे पहले पढ़ते थे। और प्रणब बाबू, मैं आपको एक रोचक बात ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है ये जो कोalition पॉलिटिक्स, ये भी तो पांचमारी में, सुमित आपको जरूर याद है, आप बहुत एक्टिव पत्रकार थे उस समय, कि पांचमारी में जो रेजोल्यूशन हुआ था कोalition का, वो भी बहुत बैटल हुआ था, फाइट हुआ था अर्जुन सिंह के साथ। और प्रणब मुखर्जी ने बोले थे कि अभी लालू, मुलायम, ये जो रीजनल पार्टीज है इनके साथ जाना बहुत जरूरी है, कांग्रेस का वो जो पुराने जो फ्यूडल मेंटालिटी छोड़ना है। और प्रणब बाबू के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर एक सेंटेंस में प्रणब बाबू को डिस्क्राइब करना है तो ही इज ए मैन ऑफ कॉन्सेंसस। झगड़ा करना प्रणब बाबू का आदत नहीं था। सबके साथ, आडवाणी जी के साथ मूवी देखने के लिए आडवाणी जी को इनवाइट किया था राष्ट्रपति भवन में, मोदी जी विज्ञान भवन में आके, आपको याद होगा जब चिदम्बरम जी के साथ मोदी जी का झगड़ा और बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, उस समय भी प्रणब बाबू के बारे में विज्ञान भवन में आके एज गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना तारीफ किया था। तो प्रणब बाबू, बहुत लोगों को पता आज भी नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए भी बीजेपी प्रणब बाबू को मैसेज कन्वे किया था, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यू एज ए प्रेसिडेंट, आर यू रेडी, क्योंकि कांग्रेस में उस समय क्राइसिस चल रहा था। तो प्रणब बाबू का रिप्लाई था कि हम बीजेपी का सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन आई कैन नॉट बी ए बीजेपी कैंडिडेट। तो कॉन्सेंसस इवॉल्व होने से हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था सुमित। लेकिन मैं आपको एक रोचक बात ये कह रहा हूं कि प्रणब बाबू कभी, आई जस्ट कम बैक टू यू। दिबांग से भी बात करनी है, दिबांग भी काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। दिबांग, एक चीज जिसके बारे में स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करना चाहूंगा और एक विश्लेषक के तौर पर, कमेंटेटर के तौर पर आप जरूर बताइए, प्रणब दा का राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद से लेकर आज तक का जो उनका जीवन रहा, सार्वजनिक तौर पर कह लीजिए, उसमें बीजेपी ने उनको अपनाने में, उनके साथ खड़े होने में कभी भी हिचक नहीं दिखाई, जिस तरफ जयंतोदा इशारा कर रहे थे। चाहे वो संघ मुख्यालय जाना हो, नागपुर में जाके सम्मानित होना हो, भाषण देना हो, उससे लेकर नरेंद्र मोदी से मिलना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो संबंध रहे, इसको आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, अगर इस तरह से देखें, जो जयंत सही बोल रहे हैं कि जिस तरह की तारीफ जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने की थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान में रखने की, अगर आप इस शिक्षण को आगे ले जाना चाहें। और अगर आप देखें तो लगातार नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि किस तरह से इनको मौके थे और किस तरीके से इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वो 84 की बात भी बताते हैं, जब वो सबसे वरिष्ठ थे, जब मनमोहन सिंह को बनाया गया, तब भी उसका भी उल्लेख मोदी लगातार अपने भाषणों में करते रहे। तो एक तरीके से ये खासियत रही प्रणब मुखर्जी की कि सभी पार्टियों के अक्रॉस उनकी बातचीत होती थी और जो संबंध थे बड़े अच्छे संबंध थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है सुमित, जिसमें उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत मदद। दिबांग, फिर रोक रहा हूं, कपिल सिब्बल साहब का रिएक्शन आ रहा है। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। और मेरा उनके संबंध तो बहुत पुराना संबंध रहा, क्योंकि 1990 के बाद मैं पहली बार उनको मिला तो तब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। तो मुझे याद है कि हम बेलवेडेयर में, मैं, ललित भसीन और वो अक्सर कॉफी पिया करते थे और चाय पिया करते थे और चर्चा करते थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और किस तरह से मुखर्जी साहब को वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी में आए और उनकी जो मेमोरी थी वो कभी किसी बात को भूलते नहीं थे।
अगर उनको आप 1950 की बात याद करवा दो कि भाई उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रेजोल्यूशन रहा तो उनको याद रहता था। किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो उनको याद रहता था। और मतलब कि वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे। और ऐसे शख्स राजनीति के बहुत कम दिखते हैं और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी। नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज के रोज बढ़ाते थे। और हमें कहते थे कि आप जो लोग कभी वेल में जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, संसद में जो वेल में जाता है वो सही नहीं है। और वो राजनीति के अजात शत्रु कह लीजिए, एनसाइक्लोपीडिया कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, किसी भी संज्ञा के साथ उनको रखेंगे जिसमें ज्ञान शब्द जुड़ा हो, वो प्रणब मुखर्जी के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो आर्मी हॉस्पिटल के बाहर से हैं जहां पर प्रणब दा का इलाज चल रहा था। एक अपडेट्स जैनेन्द्र से ले लेते हैं, वहां पे रिएक्शन मिल रहा है डॉक्टर्स का, सुनते हैं अंतिम संस्कार को लेकर क्या कहा जा रहा है। जैनेन्द्र, बात करा सकते हैं आप, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स वहां पे? जैनेन्द्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जैनेन्द्र से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप कुछ देर पहले देख रहे थे वो दिल्ली के RNR हॉस्पिटल, जो आर्मी हॉस्पिटल है, उसके बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रणब दा का पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। उनके लंग्स में पानी था, उनको कोविड पॉजिटिव निकले थे पहले वो। कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूं, उनकी डेड बॉडी फिलहाल हॉस्पिटल के यहीं मोर्चरी में रहेगी और सुबह उनको वहां लेके जाया जाएगा। और जहां तक दाह संस्कार की बात है, सब्जेक्ट टू दैट परमिशन ड्यू टू द कोविड, कल उसके बाद लोधी स्टेट के क्रिमिशन ग्राउंड पे किया जाएगा। समय समय पर आपको सही सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल हमसे यही सूचना है। ये कांग्रेस के नेता थे नरेश कुमार, बड़े नजदीकी रहे उनके घर के सदस्य की तरह। उन्होंने आके मीडिया को बताया कि अभी उनका पार्थिव शरीर प्रणब दा का अस्पताल में ही रहेगा क्योंकि कोविड उनको हुआ था। कल सुबह उनको उनके घर 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा कुछ वक्त के लिए, और फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड शवदागृह जो है वहां पर उनका अंतिम संस्कार हो सकता है, जो जानकारी अभी दी गई है। क्योंकि प्रणब दा के 2 बार कोरोना के टेस्ट हुए थे इस बीमारी के दौरान, और इस दौरान दोनों बार उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला था। तो कोविड नियमों के तहत ही उनका अंतिम संस्कार होगा। और प्रणब दा के लिए और देश के तमाम उन शख्सियत के लिए जो प्रणब दा के इस अंतिम संस्कार में शायद शामिल होना चाहते थे, उनको अंतिम बार देखना चाहते थे, उनके लिए यह बेहद दुख भरी खबर है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार किया जाना है, जिस वजह से बहुत से रिस्ट्रिक्शंस, बहुत से नियम कानून के तहत ही। जैनेन्द्र, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं RNR हॉस्पिटल से, जहां से भी आप सुन रहे थे। जैनेन्द्र, अपडेट दीजिए, कल घर में सुबह 10 राजाजी मार्ग पर कब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, कितने दिनों के लिए कितनी देर के लिए रखा जाएगा? बिल्कुल सुमित जी, इसका आधिकारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा, लेकिन परिवार के नजदीकी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज की रात प्रणब दा का जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो RR हॉस्पिटल में ही रहेगा। सुबह बताया जा रहा है कि 8 से 9 के बीच में, 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर आधिकारिक वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए। 8 से 9 के बीच में प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर RR हॉस्पिटल से 10 राजाजी मार्ग के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर कि अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। और लोधी
स्टेट स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में परिवार और सरकार जो है वो अंतिम कार्यक्रम जो है उसको लेकर के अंतिम कार्यक्रम बना रहे हैं और हमें बताया गया है कि अंतिम कार्यक्रम जो है आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि सुबह पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा, जहां पर कि अंतिम संस्कार के लिए रखा जाएगा और दोपहर के आसपास प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैनेंद्र, क्या अभी आरएनआर हॉस्पिटल में उनके चाहने वाले, उनको देखने वाले आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सुमित जी, अभी कुछ देर पहले जो हम एक नेता की हम लोग बाइट सुना रहे थे, नरेश कुमार है, दिल्ली कांग्रेस के नेता है, तो इसी तरीके से प्रणब मुखर्जी को जानने वाले उनके साथ काम कर चुके, बल्कि डॉक्टर नरेश मेरे साथ है, मैं चाहूंगा इनसे बात करूं। नरेश जी, जैनेंद्र माफी चाह रहा हूं, वापस आना पड़ेगा मुझे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, माफ करिएगा, सीपीएम के वरिष्ठ नेता। अरे बड़ी दुख की बात है, उनको बहुत ही मिस करेंगे। इस देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा राजनेता और हस्ती रहे हैं कई दशकों के लिए, और उतने समय में हमारे पीढ़ी जैसे लोगों को बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। बहुत कुछ हमारे बीच में मतभेद भी हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी रुझान और रवैया रही कि अब हम सबको बराबर के रूप में वो देखते रहे, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। और मुख्य रूप से मैं कहूँ कि वो जो मिली जुली सरकारों का जो सिलसिला जो शुरू हुआ जी, खास तौर से यूपीए के 1 के जमाने से लेकर, वो एक किस्म के सूत्रधार थे उस पूरी सरकार को चलाने में। और जब भी कोई भी समस्या आती थी, प्रणबदा ही थे उसका समाधान, और वो ही उन चीजों को हल किया करते थे। कॉमरेड सीताराम, क्योंकि यूपीए 1 में हमने देखा था जब न्यूक्लियर डील का वक्त था और आप लोग नाराज हो गए थे और आपने सरकार से समर्थन वापस लिया था, उस दौरान प्रणबदा की क्या भूमिका थी? आपके काफी नेगोशिएशंस हुए थे, चर्चा हुई थी? बहुत चर्चा हुई थी। उनका पूरा कोशिश यही था कि लेफ्ट और यूपी के बाकी घटकों के बीच में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, कोई मतभेद ना हो। बड़ी कोशिश की, एक कमेटी भी बनी, उस कमेटी की नेतृत्व या कमेटी के कन्वीनर प्रणबदा थे। कई सारे मीटिंगें हुई, जो भी हमारे बीच में जो मतभेद थे उनको हल करने के लिए। आखिर वो हो नहीं पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्णय था कि वो आगे जाएंगे उस पर। तो वो जब लेफ्ट पार्टीज को विड्रॉ करना पड़ा समर्थन, दुखी थे कि ये होना नहीं चाहिए था देश के हित में वगैरह, लेकिन वो समझते थे कि पार्टी के सामने भी कोई और रास्ता नहीं था, कोई और विकल्प था नहीं। जी सीताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो प्रणबदा को हर कोई याद कर रहा है, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा क्यों ना हो, सब प्रणबदा के जाने को बहुत भारी नुकसान भारतीय राजनीति के लिए बता रहे हैं। वक्त एक छोटे से विराम का, तुरंत लौटते हैं।